हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मित्रों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मौलिक अधिकार में हमें 6 प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। उसमें से पहला अधिकार था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसको हम लोगों ने डिस्कस किया अनुच्छेद क्रमांक 14 से लेकर अनुच्छेद क्रमांक 18 तक। अब हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अगर हम बात करें कि यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक वर्णित है, तो यह अनुच्छेद क्रमांक 19 से लेके अनुच्छेद क्रमांक 22 तक वर्णित है। क्लियर। तो आज हम लोग 19 और 20 दो अनुच्छेद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और 21 और 22 दो अनुच्छेद बचेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि जो 21 और 22 अनुच्छेद है वो थोड़ा विस्तृत है। उसको हम लोग अच्छे से एक सेपरेट लेक्चर के रूप में पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में हमको दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान में अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अर्थात साफ होता है कि वर्तमान में हमको 6 दिया गया है, अर्थात पहले कुछ और था। तो पहले हमको 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता था अनुच्छेद 19 के तहत। अब संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। क्लियर। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) का। ध्यान से समझिए, एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। क्लियर। चलिए, अनुच्छेद 19(1) का खंड, फिर सखंड, ऐसे करके अनुच्छेद 19 का खा गा घा ऐसे पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो ABCD। क्लियर। और इसके जैसे अनुच्छेद 19(2) की बात करें, 19(3) की बात करें, तो यह दिए हुए स्वतंत्रता में कुछ प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। क्लियर। तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे सीरियल वाइज तो वहां पे हमको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है, इसको बहुत अच्छे से बड़े धैर्य से आपको समझना है। अनुच्छेद 19(1) कहता है मित्रों कि वाक मतलब बोलना, भाषण देना तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी भाषण देने की स्वतंत्रता है, और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप अपने आप को किसी पेंटिंग के माध्यम से, किसी फिल्म के माध्यम से, किसी नाटक के माध्यम से आप अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता दी गई है, यह आपका मौलिक अधिकार है। क्लियर। ठीक है। अब बात करेंगे, इसी में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के आधार पर निम्न अधिकारों को, निम्न स्वतंत्रताओं को भी इसमें शामिल किया है। क्या क्या शामिल किया है, बात करते हैं। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम में आता ही रहता है। पहला पॉइंट है मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता। मीडिया या प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जो कि कहीं भी जाके मीडिया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और लोगों तक पहुंचा सकती है, यह उसको अधिकार दिया गया है। तो मीडिया की जो स्वतंत्रता होती है, उसके लिए एक कोई स्पेशल अनुच्छेद नहीं बनाया गया है, वह अनुच्छेद 19(1) के अंदर ही निहित है, इसी के अंदर आता है। क्लियर। प्रसारण की स्वतंत्रता मतलब कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से प्रसारित कर सकते हैं,
उसको समझा सकते हैं किसी को, यह आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। क्लियर। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार मतलब आपका, पब्लिक का, जनता का, सरकार किसी भी प्रकार की फोन टैपिंग नहीं कर सकती है, यह उसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। क्लियर। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आपको क्लियर ही होगा कि सूचना का अधिकार भी अपने मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्लियर। नेक्स्ट है राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार। राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार आपको प्रदत्त है। यह आपकी देशभक्ति की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, अर्थात आप अपने निजी कार्यालय, ऑफिस और घर में कहीं भी आप अपने श्रद्धापूर्वक देशभक्ति की अभिव्यक्ति को लेकर आप राष्ट्रीय ध्वज को लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं। क्लियर। ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट, मौन रहने की स्वतंत्रता। अब आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो आपको मौन रहने का भी अधिकार है। आपको कोई बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अर्थात राज्य आपको बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह आपको अधिकार प्राप्त है कि आप मौन भी रह सकते हैं। क्लियर। एक नोट है, इसको देखिए। अब अनुच्छेद 19(1) के तहत, 1 के तहत जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी और कहीं भी बोलते रहेंगे। उस पर भी राज्य कुछ युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। कैसे लगा सकता है वो बात करते हैं। अनुच्छेद 19(2) के तहत, अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य 19(1) में दी गई स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्त प्रतिबंध मतलब किसी प्रॉपर आधार पर, किसी आधार पर, जरूरत पड़ने पर। तो वो कब हो सकता है युक्त प्रतिबंध, कौन से आधार पर? वह 19(1) के तहत दी गई स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। कुछ आधार मैं बताता हूं, आप उसको ध्यान से समझिए। यदि देश की एकता, अखंडता को तोड़ने की बात कही जाए या उस पर तोड़ने की बयानबाजी की जाए, नारेबाजी की जाए, तो इस कंडीशन में राज्य 19(1) के तहत दी हुई 19(1) में दी गई स्वतंत्रता को वह प्रतिबंधित कर सकता है। किसके तहत? 19(2) के तहत। क्लियर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 19(1)(ख). ध्यान से आपको समझना मित्रों। अनुच्छेद 19(1)(ख), अनुच्छेद 19(1)(ख) कहता है कि शांतिपूर्वक शस्त्र विहीन सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आप लोगों को इकट्ठा करके आप किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं, बशर्ते उस सम्मेलन में शस्त्रों का यूज न किया गया हो, वह शांतिपूर्वक सम्मेलन होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 19(3) नोट डाल के लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 19(3) के तहत राज्य इन पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। कब लगा सकता है? देखिए, अनुच्छेद 19(3) के तहत राज्य भारत की प्रभुता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हितों के आधार पर अनुच्छेद 1(ख) में दी गए सम्मेलन की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। अर्थात देखिए, अगर आपके द्वारा ऐसा कोई सम्मेलन किया जाता है जिससे अपने भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था बाधित होती है, तो उस सम्मेलन पर राज्य
प्रतिबंध लगा सकता है 19(3) के तहत, अनुच्छेद 19(3) के तहत। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग आते हैं 19(1) ग। 19(1) ग। 19(1) ग क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से देखिए 19(1) ग। 19(1) ग कहता है संगम, संघ, संगम, संघ तथा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहकारी समिति शब्द है सहकारी समिति शब्द जो है यह पहले से शामिल नहीं था, इसे संशोधन के उपरांत शामिल किया गया। तो कब किया गया ये देखिए, सहकारी समिति शब्द 97वें संविधान संशोधन सन 2011 में जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन सन 2011 में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 1 भाग 9 ख में भी इसी संशोधन के उपरांत जोड़ा गया था। क्लियर? अब इसमें भी प्रतिबंध लगा सकता है, तो नोट करके लिखा है अनुच्छेद 19(4) के तहत राज्य इस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। क्लियर? अब हम यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है आपको कि संगम या संघ बनाना, तो जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक पार्टी होती है, वो पार्टी किस अधिकार के तहत बनाई जाती है? मौलिक अधिकार के तहत, विधिक अधिकार के तहत, राजनीतिक अधिकार के तहत? आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। क्लियर? अब संगम बनाने की बात कही गई है, तो यहाँ पर डिफेंस मतलब पुलिस वाले, आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी सोल्जर्स, ये सब संघ या संगम नहीं बना सकते हैं। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 19(1) घ, अनुच्छेद 19 घ कहता है कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, मतलब संपूर्ण भारत में आपको विचरण करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। विचरण अर्थात घूमने की स्वतंत्रता है, मतलब कि संविधान आपको इतनी छूट देता है कि आप संपूर्ण भारत क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। क्लियर? फिर अनुच्छेद 19 अंगा, अनुच्छेद 19 अंगा कहता है कि आप संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अर्थात अपने भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, निवास करने की स्वतंत्रता है आपको। लेकिन अनुच्छेद 19(5) के तहत, ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 19(5) के तहत राज्य साधारण जनता तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों के आधार पर आपको पर प्रतिबंधित कर सकता है, कर सकती। कैसे? अनुसूची क्रमांक 5-6, इसमें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उल्लेख है। तो अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र है उनका एक अलग रीति रिवाज होता है, उनका एक अलग रहन सहन होता है, वेशभूषा होता है। तो उस क्षेत्र को डिस्टर्ब न करते हुए, अगर आप डिस्टर्ब न करते हुए राज्य आपको वहां जाने से प्रतिबंधित कर सकता है, वहां जाने से रोक सकता है। क्लियर? यह हो गया अनुच्छेद 5। 19(5) के तहत आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) च। अनुच्छेद 19(1) च कहता है संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, अर्थात आप संपत्ति खरीद सकते हैं, कहीं भी खरीद सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 19 के 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में समाप्त कर दिया गया। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सेशन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आपके दिमाग में रखना है कि अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान होती है। उसमें से 19(1) का
भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) ख शांतिपूर्वक शस्त्र विहीन सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1) ग संगम संघ तथा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार या स्वतंत्रता। 19(1) घ संपूर्ण राज्य क्षेत्र अर्थात भारत में आपको विचरण या घूमने की स्वतंत्रता। 19(1) अंगा संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अर्थात भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19(1) च को समाप्त कर दिया गया है। कब किया गया? इसे 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में कर दिया गया और अनुच्छेद 31 से इसे समाप्त हटाकर स्थानांतरित कर दिया गया अनुच्छेद 300 का। ठीक है, इस तरह से आपका 3 से 4 इधर आ गए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) 6। अनुच्छेद 19(1) 6 कहता है व्यापार की स्वतंत्रता। मतलब आपको बिजनेस करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन सार्वजनिक हितों के आधार पर आप अपना व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे जिससे समाज का हित हो। आपके द्वारा किया गया व्यापार या व्यवसाय समाज के हित में कार्य करे। क्लियर? इसके लिए कुछ निर्देश हैं। पहला है कि मिलावटी सामान जैसे जहर, मादक पदार्थ आदि का व्यापार करने पर आपके ऊपर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा है तकनीकी अहर्ताएं, राज्य एकाधिकार प्रतिबंध। तकनीकी अहर्ताएं मतलब लोभ देके ऐसे प्रचार प्रसार करना, प्रोडक्ट घटिया हो लेकिन प्रचार प्रसार काफी अट्रैक्टिव हो जिससे आपका प्रोडक्ट बिक जाए। इस तरह की जो आप व्यवसाय या बिजनेस करते हैं तो उस पर भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य एकाधिकार मतलब कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनको राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है, उसे आप नहीं कर सकते। जैसे परमाणु परीक्षण, इस टाइप के जो कार्य हैं उसको केवल राज्य ही कर सकता है, वह आप नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अब यहाँ देखो, आम नागरिक को तो अपना भारतीय संविधान संरक्षण देता ही है, लेकिन अपराधियों को भी संरक्षण देता है। एक्चुअली बात करें तो जो संरक्षण है अपने, जो हमको भारतीय संविधान से जो हमको संरक्षण प्राप्त है, वो एक्चुअली काम कब आएंगे? यहीं पे आते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको वो संरक्षण ऐसा एक स्तंभ बन जाता है जिससे अपराधी पर अत्याचार नहीं किया जा सकता है। नहीं तो राज्य ऐसा भी कर सकता है कि किसी को भी अपराधी ठहरा कर उस पर अत्याचार करने लगेगा। तो यहाँ पर जो हमको संरक्षण प्रदान है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो भूतलक्षी कानून प्रभावी नहीं होगा। भूतलक्षी कानून मतलब क्या होता है कि अपराध करते समय जो कानून लागू था वही रहेगा, बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा। इसको ध्यान से समझिए। अर्थात बात यह है कि अपराध करते टाइम जो कानून था उसी कानून के तहत उस पर कार्यवाही होगी। अब ऐसा नहीं है कि वो कार्यवाही होते समय अगर दूसरा कानून आ गया तो वो कानून उस अपराधी पर लगेगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो मुकदमा किया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है, और न ही उसको एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है, न तो उसको एक से अधिक बार दंड दिया जा सकता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, व्यक्ति को मतलब अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य
नहीं किया जा सकता, वह स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए उसको बाधित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, एक नोट डाल के लिखा हूं, इसको ध्यान से सीखिएगा कि आपातकाल लगने पर, जब देश में आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति जब घोषणा करते हैं आपातकाल की, तो अनुच्छेद 19 को समाप्त किया जा सकता है। किसको? अनुच्छेद क्रमांक 19, अनुच्छेद क्रमांक 19 में दी हुई स्वतंत्रताओं को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद क्रमांक 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद क्रमांक 20 और 21 को उस टाइम पर भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, उस टाइम पर भी वह लागू रहेगा। क्लियर? तो ये था स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर आपको A to Z याद करना है। 1 2 3 4 5 6 के 6 आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा, और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे दिए होंगे, और ये मिलान वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको A to Z अच्छे से याद रहेगा, तब आप इसका अच्छे से मिलान कर पाएंगे और अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।